पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। अब फॉर सिंप्लिसिटी हमने एटम को कैसा माना है? स्फेरिकल। फॉर सिंपल रीजंस कि कन्वीनियंट हो पढ़ाई करने में, हमने एटम को कैसा मान लिया? स्फेरिकल। तो अगर उसकी साइज की बात करनी है सपोज हमें, तो किसी भी स्फेयर का साइज हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। जिसका जितना ज्यादा रेडियस होगा मतलब उसका साइज उतना बड़ा है ना। तो एटम को भी हमने क्या मान लिया? स्फेरिकल मान लिया। तो हम अलग अलग एटम का साइज किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? सेंटर, एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर सर्कमफ्रेंस क्या है एटम का? बाउंड्री क्या है एटम की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो उस एटम का क्या हो जाएगा? रेडियस। जिसका रेडियस जितना बड़ा उसका साइज उतना बड़ा। क्लियर? इजी? यस। तो एटॉमिक रेडियस इज व्हाट? हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ atomic radius. Atomic size is expressed in terms of atomic radius. आपस में बात नहीं करो, मुझसे बात करो। अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो आप आपस में बात नहीं करोगे। आपको जो भी बातें करनी है, जैसी भी, अच्छी बुरी, एंटरटेनिंग बोरिंग, व्हाटएवर, आपको मुझसे बात करनी है। बोलो। हैं जी? कहां पर? ये वाले पॉइंट में? आफ्टर थर्ड पीरियड। ये नहीं आ रहा था? आफ्टर है। इतनी खराब राइटिंग है क्या मेरी? है इतनी खराब है क्या? मतलब तुम ये भी नहीं बोल रहे? नहीं मैम राइटिंग आपकी खराब नहीं, बहुत अच्छी है। कुछ नहीं, थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। बताओ। चलो, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस होगा क्या? एटॉमिक रेडियस, बोलो क्या? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। सो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस अगर सिंपली एटम को ऐसे बनाया जाए और उसमें सेंटर बना दिया जाए ये न्यूक्लियस, ये हो गया उसका आउटर शेल, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस। वेरी सिंपल। ठीक। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसके यूनिट डिस्टेंस वाले ही आएंगे। बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, इसके यूनिट डिस्टेंस वाले ही होंगे ना। जैसे किलोमीटर, मीटर, ऐसे डिस्टेंस का यूनिट होगा नहीं ना। एटम तो बहुत छोटा है ना, तो छोटे छोटे डिस्टेंस की यूनिट्स कौन से? पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सुने सारे, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का? यूनिट्स फॉर एटॉमिक रेडियस विल बी, इसके यूनिट्स आ जाएंगे कैसे? पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम। ज्यादातर ये 3 यूनिट्स यूज होते हैं। आई होप इनका रिलेशनशिप मीटर से आपको पता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 और नैनोमीटर, नैनो 9, 10⁻⁻9 मीटर, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स इस तरीके से चलेंगे। बताओ, क्लियर? पर दिक्कत की बात यह है कि हम किसी भी एटम का साइज एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। बातें तो हमने इतनी बड़ी बड़ी कर ली, पर जब प्रैक्टिकली एटम का साइज आप मेजर करने जाओगे, उसका रेडियस आप मेजर करने जाओगे, तो आप एक्यूरेटली कभी भी उसका रेडियस मेजर, क्यों? क्योंकि एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। एटम है क्या? उसको कैसे इमेजिन करते हो आप? एटम
एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है न्यूक्लियस, क्योंकि वो पॉजिटिव है उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अपनी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उसने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रखा है, अट्रैक्ट। ठीक, न्यूक्लियस के दूर दूर तक भी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी लेस, कि भाई जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जा रही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बस ये एटम की बाउंड्री यहीं खत्म हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इसमें नहीं होगा, ये हम नहीं बोल सकते। मतलब एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। वन, दूसरा, एक अकेला एटम नोबल गैसेस को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किसी ना किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चाहे वो खुद से ही बॉन्ड बना ले, H और H H2 बन जाए, चाहे H और Cl बन जाए, पर वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आप अकेले एक अकेले एटम को आइसोलेट करके कि मैं इसका रेडियस निकाल दूं, ये आप कभी नहीं कर सकते। जब ये बॉन्डेड फॉर्म में होगा तो इस बॉन्ड का फर्क भी तो पड़ेगा ना इसके रेडियस पर। अगर आप किसी के साथ प्रेजेंट हो तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना आपकी प्रॉपर्टीज पर। तो ये कैसा बॉन्ड बना रखा है, इस बात का फर्क पड़ता है उस पर्टिकुलर एटम के रेडियस पर, इसलिए भी एक्यूरेटली आप उसको नहीं निकाल सकते। फिर सपोज आपने हाइड्रोजन गैस ले ली एक जार में, तो क्या उसमें एक मॉलिक्यूल होगा? उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर दूसरे मॉलिक्यूल का भी तो फर्क पड़ रहा होगा भाई, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन चल रहा होगा, है ना, इसके न्यूक्लियस का रिपल्शन चल रहा होगा, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी चल रहा होगा, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी चल रहा होगा। तो इंटरैक्शन तो हो रहा होगा ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर फर्क पड़ रहा होगा ना, तो इसके साइज पर भी फर्क पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कि भाई हमें एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसमें प्रेजेंट बॉन्ड का फर्क उस पर पड़ेगा, उसके सराउंडिंग का उस पर फर्क पड़ेगा, उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेजर द एटॉमिक साइज एक्यूरेटली, कि इसका एटॉमिक साइज ये है, हम ये नहीं बोल सकते। हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि ये बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सपोज ये एक एटम है और इसने इस दूसरे एटम से बॉन्ड बना रखा है। अब मुझे लेट्स से ये ए है और ये बी है, मुझे आर ए निकालना है। कैसे निकालूंगी? जनरल तरीका बता रही हूँ मैं आपको निकालने का। कैसे निकालूंगी? मैं सिर्फ आर ए तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा, ये तो मुझे बॉन्डेड स्टेट में मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर लेते हैं। टेक्निक्स है अपने पास ये करने की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने इसको बोल दिया डी, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मैंने इसको बोल दिया डी ए बी। तो ये डी ए बी क्या है, आर ए प्लस आर बी तो है, ये रहा आर ए और ये रहा आर बी। तो अगर मुझे आर ए निकालना है तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं क्या कर दूं, हाफ। तो हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी टेक्निक से और फिर उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो हमें अंदाजा लग जाता है कि उस एटम का रेडियस इतना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें डेफिनेटली लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजा होना चाहिए ये वाला एटम छोटा है, ये वाला एटम बड़ा है, ये अंदाजा होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड बना रहा है इसका फर्क इसके रेडियस पर पड़ेगा, तो हमने बॉन्ड के हिसाब से एटॉमिक रेडियस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अगर उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है तो हमने बोला कोवेलेंट रेडियस, अगर उसने मेटालिक बॉन्ड बना रखा है तो हमने बोला मेटालिक रेडियस, और अगर उसने वैंडरवॉल अट्रैक्शन वो शो कर रहा है तो हम बोलते हैं वैंडरवॉल रेडियस। तो वो किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, वो किस तरीके से अट्रैक्टेड है दूसरे एटम की तरफ, उस हिसाब से हमने 3 कैटेगरी डिफाइन कर दी एटॉमिक रेडियस की। यस, तो आ जाएगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये अगर लिखना हो तो लिख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो मैं आपको डिक्टेट करूंगी, डेफिनेशंस आपको डिक्टेट करूंगी, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स अपने आप लिखते जाना।
ठीक, सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं हम। हाँ बोलो, कोई डाउट है? हाँ बोलो। हाँ जब आर ए प्लस आर बी किया तो डिवाइड में 2 कैसे आ गया? अच्छा, ये जनरल तरीका था, अभी मैं बताती हूँ इसको। हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों, अभी मैं बताती हूँ आपको, अभी बता देती हूँ, ठीक है भाई। आपका सवाल यही है ना कि जरूरी थोड़ा ना दोनों बराबर हो, दोनों का रेडियस बराबर, यही सवाल है ना? अभी बता देती हूँ। ये मैंने इसलिए कहा था ये जनरल है, जनरल तरीका है कि हम क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका आधा कर लेते हैं। दिस इज अ जनरल तरीका, एग्जैक्टली अभी बताती हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में पहली कैटेगरी आ गई कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का मतलब है जो एटम है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है दूसरे एटम से, है ना। द एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। बॉन्ड थोड़ी बहुत आइडिया है बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके। और शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है एटम को? शेयरिंग करने के लिए एटम को क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट तो ना करेगा, शेयरिंग कर रहा है वो, देकर फिर शेयर करता है। शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें ओवरलैप करना पड़ता है। जैसे सपोज मेरे 2 हाथ, 2 एटम्स हैं, अभी दोनों अलग अलग हैं, कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है। अगर इनको कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग। शेयरिंग करने के लिए कुछ कॉमन एरिया होना चाहिए ना, है ना। तो ये ऐसे सपोज ओवरलैप हो गए। अब ये जो ओवरलैप्ड एरिया है ये शेयर्ड एरिया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग के लिए ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ता है? ओवरलैप करना पड़ता है ना। ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, सिग्मा एंड पाई। आया कुछ याद है? आया, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना किससे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम ये मान लेते हैं कि जो एटम जिसका हम रेडियस निकाल रहे हैं उसने दूसरे के साथ क्या कर रखा है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो दूसरा कौन है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें 2 कैटेगरीज आएंगी। अगर आप होमोन्यूक्लियर या होमो एटॉमिक बोल सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, यहीं से आपके डाउट का आंसर आ जाएगा। अगर आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन सेम, ठीक है। होमो एटॉमिक मतलब दोनों एटम सेम हैं, मॉलिक्यूल के दोनों एटम सेम हैं। तो यहां पर मैंने ए बी कंसिडर किया था ना, अगर मैं इसको ए ए मान लूं तो ये होमो एटॉमिक हो जाएगा। जैसे H2, Cl2, O2, N2, जहां पर दोनों एटम मॉलिक्यूल के लिए क्या है? सेम है, ए और ए का बॉन्ड है, ठीक। तो अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है यानी A2 मॉलिक्यूल है, या फिर हेट्रो एटॉमिक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट हेट्रो एटॉमिक मतलब दोनों अलग अलग हैं, ए और बी का है, पर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बताओ। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ए बी मॉलिक्यूल हो गया, बट ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या है? बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं हम एक्स से। हाँ काय, मैं फॉर सिंपल रीजन उसको एक्स लिख रही हूँ, वरना वो ऐसे हो जाता है काय, ठीक है, पर हम इसको एक्स लिखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना। तो एक्स ए लगभग किसके बराबर है? एक्स बी के। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तुमने वो खेला है, वो रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर, रस्सी को खींचते हैं, है ना, एक साइड इधर होती है, एक साइड इधर होती है, एक इधर से खींच रहा होता है, एक इधर से, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो रस्सी बॉन्ड, उस रस्सी को बॉन्ड मान लो, एक एटम इस तरफ है, एक एटम इस तरफ है, दोनों एटम में अपना अपना न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिवली चार्ज। वो न्यूक्लियस उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो एक एटम इधर से खींच रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, एक एटम उधर से खींच रहा है।
ये जो खींचने की पावर है, ये जो खींचने की टेंडेंसी है, ये उस एटम की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना। अगर सिंगल बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो 4, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, तुम और मैं रोक ही नहीं सकते पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। तो इसके ये एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। तो हर एटम की अपनी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम या ज्यादा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? यस। अब मैंने मान लिया कि इन दोनों की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग क्या है? बराबर। या तो ये सेम है, या अगर ये अलग अलग भी हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये क्या आ गई? फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी क्या? हेट्रोएटॉमिक है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ए बी वाला केस है, पर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से क्या है? ज्यादा, यानी डिफरेंस ज्यादा है। तो या तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, या फिर है लेकिन ना के बराबर है, तो ये इसके जैसे ही बिहेव करेगा। और इसमें क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अंतर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आया ये पॉइंट? तो अगर ये पहले वाला केस है तो आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो रेडियस कैलकुलेट करने में। अगर ए और ए का एटम है तो दोनों का रेडियस क्या है? बराबर। तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आधा निकाल देंगे। अगर ये ए और बी वाला केस है लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है? बराबर, तब भी इन दोनों का रेडियस क्या होगा? लगभग बराबर, इसलिए भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? DAB बाय 2। जो दूसरी कैटेगरी है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एनी आइडिया? किसी को पता है, याद है? XA माइनस, हाँ बिल्कुल सही। इस वाली कैटेगरी के लिए जब डिफरेंस है तब यहां पर एक इक्वेशन से आप रेडियस निकालते हो, दैट इज DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB विच एवर इज ग्रेटर। यानी आपको इसका सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, मॉड्यूलस लेना पड़ता है, जो भी बड़ा है उसमें से दूसरे को क्या करना पड़ता है? माइनस। और ये जो भी कैलकुलेशन, ये जो भी मेजरमेंट है, ये सारे एंगस्ट्रम में है, यूनिट हमेशा ध्यान रखना। RA RB DAB 0.09 इन सबका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम। ठीक, तो अगर हेट्रोएटॉमिक है विद अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर DAB निकालना पड़ेगा, और फिर आप DAB का क्या कर दोगे? 2 डिवाइड बाय 2। हाँ, तभी तो कोवेलेंट रेडियस निकलेगा ना। ये कोवेलेंट रेडियस थोड़ी ना है, ये तो ये है, ये तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? DAB बाय 2। इसलिए मैंने जनरल वही लिखवाया है, मतलब वो तो डिपेंड कर रहा है ना आप DAB कैसे निकाल रहे हो, आप 2RA निकाल रहे हो या आप ऐसे निकाल रहे हो। अल्टीमेटली DAB बाय 2 करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज, क्या नाम है, किसने दिया था? शूमाकर, शू नहीं है, शोमाकर है, एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। शू लिख रखा है आपने? ज्यादा भारी लग रहा है क्या लेक्चर? लग रहा है ज्यादा भारी लग रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल याद नहीं है आपको, पहले की पढ़ी हुई।
बिल्कुल याद नहीं है। और आपके पीछे ज्यादा भारी लग रहा है लेक्चर? फिर क्या हो गया? थक जाते हो इस टाइम तक? ये तो क्या थी बात किसकी? कोवेलेंट रेडियस की। सेकंड कैटेगरी आ जाएगी, ये पहली कैटेगरी है टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक या फिर बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। सेकेंड टाइप का जो रेडियस आएगा बॉन्ड के बेसिस पर, दैट विल बी मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस। तो ये हम निकालते हैं ऑब्वियसली मेटल्स में। ये तो आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन मेटल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें निकाल सकते हो। ये आप निकालोगे मेटल्स के केस में, अगर आपको मेटल एटम का रेडियस निकालना है तो। और मेटल एटम का जो क्रिस्टल होता है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? मेटालिक बॉन्ड। वहां कोवेलेंट बॉन्ड था तो नाम कोवेलेंट रेडियस हो गया। यहां पर कौन से बॉन्ड की बात करेंगे? मेटालिक बॉन्ड की, तो मेटालिक रेडियस हो गया। अब मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो सपोज ये किसी मेटल एम का क्रिस्टल है, तो इसमें बहुत सारे एम के एटम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। पर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज्यादा है। वो बहुत इजीली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अपने क्रिस्टल में भी ये जो मेटल एम एटम है, ये एटम के फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर क्या करेगा? अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर डोनेट कर चुका होगा। तो इसका सपोज ये एक एटम है, इसमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। लेट्स से इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने बाहर निकाल दिया। तो अब ये एटम ना रहकर क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया ना। ठीक है, दूसरा था, दूसरे ने भी यही काम किया। तीसरा था, तीसरे ने भी यही काम किया। तो मेटल के क्रिस्टल में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होंगे विच आर ऑल सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। इन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस को बोलते हैं कर्नल्स। ठीक, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, इसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये उससे अट्रैक्ट हो रहा होगा। यस और नो? ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा होगा। वही मेटालिक बॉन्ड है। ठीक, अब बहुत सिंपल है, अगर हमको मेटालिक रेडियस निकालना है तो ये एक का कर्नल है, ये दूसरे का कर्नल है, एंड हम ये मानते हैं, वी सपोज कि ये टच हो रहे होते हैं एक दूसरे को। दे आर सपोज टू टच ईच अदर। अब आपको क्या करना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला और उसका क्या कर देना है? हाफ, क्योंकि तो सारे एक ही मेटल के आयंस है ना, वहां पर ऐसा कोई केस तो बनने वाला है नहीं। ये भी अगर मैंने मेटल सोडियम मान लिया तो ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, ये भी Na+ है, सारे एक जैसे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना है? हाफ। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। मेटालिक रेडियस इज द हाफ ऑफ internuclear distance, half of internuclear distance of two kernels in a metal crystal. And we suppose, हमें मानते हैं कि कर्नल्स आपस में क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। कोई दिक्कत है? ठीक, थर्ड आ जाता है वैन डर वाल रेडियस। थर्ड कैटेगरी आ जाती है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, यानी यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है।
आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, इस तरीके से चलता है। वो अपन बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सपोज मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसके ऐसा आयन मत समझना, इसको मैं एटम बना देती हूँ। ये लो, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। जैसे सपोज आपने एक जार में, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए, हाइड्रोजन गैस ले ली, तो बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसमें दो एटम्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इसमें दो एटम्स है। इनके बीच में भी तो कोई इंट्रैक्शन चल रहा है, जो आपको कह रही थी इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये इंट्रैक्शन तो चल रहा है ना, इसी इंट्रैक्शन को बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस, मतलब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपके पास दो क्या है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, पास पास में मिलने वाले दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में तो चल रहा है कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर तो क्या चल रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। यस, अगर मैंने ये निकाला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और हाफ, तो ये तो कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में तो चल रहा है ना, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको इनका क्या करना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालकर क्या करना है, हाफ, ये आ जाएगा वैन डर वाल रेडियस। तो कैसे डिफाइन करेंगे वैन डर वाल रेडियस को, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू non-bonded atoms of two neighboring molecules in solid state. Solid state क्यों, क्योंकि solid state में ही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास में होते हैं। पढ़ा ना, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए, गैस में मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए। तो हम जो भी सब्सटेंस है जिसमें हमें वैन डर वाल रेडियस निकालना है, उसको कौन सी स्टेट में लेंगे, सॉलिड स्टेट, ताकि वो सबसे ज्यादा जितना पास में आ सकते उतना पास में आ जाए। फिर दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ। क्लियर? तो इसको लिख लो, वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of two non-bonded atoms of two neighboring molecules of two neighboring मतलब पड़ोसी है ना, two neighboring molecules in solid state, in solid state। तो वैन डर वाल रेडियस विल बी, वैन डर वाल रेडियस, सपोज ये मैंने d मान लिया, तो वैन डर वाल रेडियस विल बी d/2। मेटालिक रेडियस में मैंने ये d मान लिया, तो मेटालिक रेडियस विल बी d/2। जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता ना, मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एटम्स तो हैं। तो एक का न्यूक्लियस दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस, ये वाला काम तो चल ही रहा है। तो उसमें हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल रेडियस। नोबल गैस में आप कोवलेंट रेडियस नहीं निकालोगे, नोबल गैस में आप मेटालिक रेडियस नहीं निकालोगे, उनका क्या निकालोगे, वैन डर वाल रेडियस। अब अगर हमें तीनों का कंपैरिजन करना है, तो कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा रेडियस? ऑब्वियसली देख लो ना, इसमें डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है ना, इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो इनका सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, फिर मेटालिक रेडियस, और फिर कोवलेंट रेडियस, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ, भाई वैन डर वाल सबसे वीक फोर्स है, वीक फोर्स है तो एटम दूर दूर होंगे, तो डिस्टेंस बड़ा निकलेगा, उसका आधा भी बड़ा होगा। मेटालिक रेडियस इससे थोड़ा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो उसमें एटम क्या हो गए, पास में, तो d/2 कम। और कोवलेंट में और भी पास में, ओवरलैपिंग हो रही है भाई कोवलेंट में तो, है ना, तो उसमें एटम और भी पास आ चुके होंगे, उनका डिस्टेंस कम हो चुका होगा, हाफ भी कम आएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है।